वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार उत्पाद पुलिस एवं फायरमैन के लिए जीके जीएस का 80 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है, तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कॉमेंट करके बोलते हैं, पूछते हैं कि क्या सर जो आप बता रहे हैं यही क्वेश्चन आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग गलतफहमी में न रहिएगा। क्वेश्चन आजकल मॉडरेट पूछा जाता है, आपको सिलेबस कवर करना है, ठीक है। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व बाल श्रम रोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी 12 जून। तो कोई गारंटी नहीं फ्रेंड्स कि आपका सिर्फ यही क्वेश्चन, इस आपका दिवस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है, तो सभी को आपको याद रखना होगा। जो महत्वपूर्ण दिवस है उस सभी को याद करना पड़ेगा। जैसे कि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया था, तो ये भी याद करना पड़ेगा आपको। आपका फिर फ्रेंड्स जैसे कि आपका एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपका हर एक टॉपिक को क्लियर रखना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन पकड़ में आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिएगा फ्रेंड्स। मैं हिंट्स करते रहता हूँ, तो आपको बहुत सारा टॉपिक जो आपका सिलेबस में, वो टॉपिक को हर हाल में आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन अच्छा करके आप आ सकते हैं, एग्जाम में अच्छा करके आ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो इसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व बाल श्रम रोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका मैंने बताया भी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, उसी तरह से अगर पूछा जा सकता है 4 फरवरी, तो इसको भी आपको याद रखना होगा। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो यही मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका विश्व बाल श्रम रोधी दिवस ही पूछा जाए। आपको ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो सभी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना पड़ेगा। तो देखिए 4 फरवरी को है जो विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी तरह से 17 अप्रैल है फ्रेंड्स, तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और 12 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व बाल श्रम रोधी दिवस मनाया जाता है। ये सभी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनः एक बार मैं रिपीट करूंगा फ्रेंड्स, सभी को याद करते चलिएगा। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में, और 12 जून को विश्व बाल श्रम रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हीमोफीलिया फ्रेंड्स जो बताया मैं आपका, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है, जेनेटिक रोग के अंतर्गत आता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 आपका है, भारतीय थल सेना में प्रथम पायदान का कमीशन रैंक लेफ्टिनेंट रैंक होता है। इसके समकक्ष अर्थात प्रथम पायदान का कमीशन रैंक भारतीय नौसेना में निम्न में से कौन होता है। दूसरा नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सब लेफ्टिनेंट होता है, ठीक है। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आपका है, नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष की गई थी। इसमें 2 क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन में पकड़ में आ सकता है। हो सकता है पूछ दिया जाए आपको फ्रेंड्स कि नौजवान सभा का स्थापना किसने किया था, तो एक क्वेश्चन तो आ गया आपका भगत सिंह का। या तो ये पूछ दिया जा सकता है फ्रेंड्स कि कब किया था, वही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो 3 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1926 ईस्वी में नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल आपका है, कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 64% है जो इसमें उपस्थिति होता है। कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग कितना, तो 64% होती है। तो 4 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल को देखें। 5वां नंबर सवाल आपका है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी आंकी गई है। 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, कितना, 30 मापी गई है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी आंकी गई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 5 का। 6ठा नंबर सवाल को देखिए, पाषाण कालीन स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार है जो आपका आ रहा है, हर एक सेट में लगता है भीमबेटका के बारे में जिक्र किया जाता है। तो इस शैल्य गुफा चित्र के बारे में आपको फेमस है भीमबेटका, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
पाषाणकालीन स्थल ये भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और मध्य प्रदेश में कहाँ है फ्रेंड्स, तो वो भी याद रखिएगा। पहले वाला इसके वीडियो में बताया था कि मध्य प्रदेश के रायसेन, याद रखिएगा फ्रेंड्स, रायसेन जिले में भीमबेटका स्थित है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए जहाँ डिस्क्रिप्शन की जरूरत रहेगा फ्रेंड्स, जो मुझे जितनी जानकारी है मैं करते चलूँगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते चलें। तो 6 का करेक्ट आंसर हो गया कि भीमबेटका है जो शैल्य गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ, तो रायसेन जिले में ये आपका पड़ता है। 7वां नंबर सवाल देखें, किस राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए, ठीक है, विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नांकित में कौन आवश्यक शर्त है। देखिए विधान परिषद, विधानसभा हो गया फ्रेंड्स और हो गया, ठीक है। तो देखिए राज्य स्तर पर होता है विधानमंडल होता है। विधानमंडल का निर्माण 3 से होता है फ्रेंड्स, एक राज्यपाल हो गया, विधानसभा और विधान परिषद हो गया। जैसे संसद में होता है राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा से मिलकर के बना होता है, उसी तरह से विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। और अंग कितने होते हैं, तो 3 होते हैं विधानमंडल के, राज्यपाल को इंक्लूड कर करके। तो 7 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि विधान परिषद के सृजन के लिए क्या आवश्यक शर्त है, तो संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 120 होगी, तभी वहाँ विधान परिषद बन सकता है। अगला सवाल 8 नंबर सवाल को देखें। 8 नंबर सवाल आपका है कि किस मराठा अंग की राजधानी इंदौर थी, ठीक है। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होलकर की राजधानी कहाँ थी, तो इंदौर थी। 9 नंबर सवाल देखिए, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं। कौटिल्य फ्रेंड्स जिसे चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, सभी याद रखिएगा। चाणक्य को दूसरा नाम कौटिल्य है, उसे विष्णुगुप्त यानी 3 नाम से जाने जाते हैं, सभी को पता है, बहुत बार मैं बताया हूँ। तो देखिए इसका 7 हो जाएगा, ठीक है। जो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त है उसके अनुसार राज्य कितने हैं, तो टोटल 7 हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए, महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है, महोत्सव पर्व। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। 11 नंबर सवाल को देखिए, एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके बराबर होता है। चलिए प्रकाश वर्ष के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए प्रकाश वर्ष क्या है, इसके पहले भी बहुत बार मैं बताया हूँ। प्रकाश वर्ष है जो लंबी दूरी का मात्रक है। इससे भी बड़ी मात्रक जो है आपका, उसको क्या कहते हैं, पारसेक कहते हैं, ठीक है। पारसेक, एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 1 मिनट फ्रेंड्स, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो आपका 3.26 होता है। एक पारसेक बराबर कितना, इतना प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए प्रकाश वर्ष लंबी दूरी का आपका मात्रक है फ्रेंड्स, खगोलीय दूरी लंबी दूरी का, और इससे भी बड़ा है जो पारसेक है जो इससे भी बड़ा मात्रक है। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पूछ रहा है कि किसके बराबर, कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए, पंपास, स्टेपिस, सवाना और प्रेरी सभी प्रसिद्ध के नाम हैं। तो देखिए घास के मैदान के बारे में आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स, पहले भी मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। पंपास, स्टेपिस, ये सभी है जो क्या है, घास के मैदान का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कहाँ कहाँ का है, तो इसमें थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं समझा देता हूँ। जैसे पंपास हो गया फ्रेंड्स, तो पंपास है जो ब्राजील के में पाया जाता है, ब्राजील के घास का मैदान है। स्टेपिस है, तो स्टेपिस आपका कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, तो देखिए स्टेपिस है जो आपको यूरोप या यूरेशिया में का घास का मैदान है। सवाना आ गया फ्रेंड्स, तो सवाना जो कहाँ का है, तो ये देखिए सवाना जो घास का मैदान है अफ्रीका, केन्या और तंजानिया में होता है। प्रेरी घास का मैदान है, पूछा जाता है अक्सर, तो प्रेरी कहाँ का फ्रेंड्स, तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या कनाडा में घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। तो सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए फ्रेंड्स। आपका पंपास जो हो गया ब्राज़ील, अभी बताया फ्रेंड्स, पंपास कहाँ पाया जाता है, तो पंपास अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है। 1 मिनट फ्रेंड्स, ये जो पंपास था जो अर्जेंटीना, जी हाँ, पंपास जो घास का मैदान है अर्जेंटीना का हो गया। स्टेपिस हो गया जो आपका यूरोप या यूरेशिया का हो गया। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो सवाना है जो आपका अफ्रीका, केन्या, तंजानिया में। और प्रेरी है जो आपका अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा। आप देखिए फ्रेंड्स, यही बात यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि मान लिया जाए कहो घास से संबंधित आपको कोई प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं फ्रेंड्स कि मैं पंपास बताया और पंपास ही आ जाएगा। तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। पंपास कहाँ का है, स्टेपिस कहाँ का है, सवाना कहाँ का है, प्रेरी कहाँ का है।
तभी आप पकड़ पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किसी को पता नहीं है और आजकल क्वेश्चन मॉडरेट किया जा रहा है। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग का जब तक क्लियर नहीं रहेगा एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल पढ़ें। 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल आपका है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्यों सरकारों द्वारा धारण किया जाता है। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 51% से अधिक। 14 नंबर सवाल को देखिए। स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, जिसको क्या कहता है, ट्रिपैनोसोमा सोमियासिस रोग का कारक रोगाणु क्या है? तो देखिए स्लीपिंग सिकनेस है जो किसके कारण होता है? तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये प्रोटोजोआ के कारण होता है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, ये कारण ये रोगाणु होता है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 15 नंबर है, आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? इंपॉर्टेंट सवाल है 15 नंबर सवाल का। चलिए गेस करते चलिएगा आप लोग, क्योंकि ये सब बहुत बार आपको मैं पढ़ा चुका हूँ और सभी को, बहुत सारे स्टूडेंट को सभी का जवाब पता भी होगा, तो आपका एक तरह से प्रैक्टिस सेट रिवीजन हो रहा है फ्रेंड्स। तो 15 का क्या होगा? तो देखिए भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? महात्मा गांधी देखिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे फ्रेंड्स? आप लोग को पता है 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी है जो दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ रंग भेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाए थे महात्मा गांधी, ठीक है। तो कह रहा है वहाँ पर कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी है जो आपको दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किए थे? तो इंडियन ओपिनियन शुरू किए थे। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 17 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि एंजाइम से संबंधित निम्न में से सही तथ्य की पहचान कीजिए। 17 का करेक्ट आंसर सी होगा, उपयुक्त दोनों। एंजाइम जैवीय उत्प्रेरक भी है, एंजाइम प्रोटीन से बना होता है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एंजाइम मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो देखिए सेट में आता होगा प्रोटीन से बना होता है एंजाइम। और जो एंजाइम होता है फ्रेंड्स एक तरह के जैवीय उत्प्रेरक भी होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए। उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो वो कौन सा रीट है? तो 18 का ये होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधे के लिए उपयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो 19 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरन। का रेफरेंस की निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधे के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो देखिए आयरन है जो फ्रेंड्स आपका सभी फसली पौधे के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है। देखिए पौधे की रचना में देखा जाए फ्रेंड्स तो सर्वाधिक योगदान होता है जो कार्बन तत्व का होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आयरन हो जाएगा। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए कि निगम कर, ठीक है, निगम कर है जो कैसा है? तो 20 का करेक्ट आंसर ये प्रत्यक्ष एवं केंद्रीय कर का उदाहरण है। 21 नंबर जहांगीर के दरबार में पशुओं का चित्र बनाने वाला सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो नाम सुने होंगे आप लोग फ्रेंड्स जहांगीर के दरबार में। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस कीजिए। तो मंसूर था, ठीक है। जहांगीर के दरबार में पशुओं का चित्रकार बनाने वाला सबसे बड़ा चित्रकार था जो मंसूर था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन पूछा था कि मुगल काल में चित्रकला अपनी चरम अवस्था पर किसके शासन काल में पहुंचा था? देखिए यही क्वेश्चन को इस तरह से घुमा करके पूछा जाता है। तो वही बताया फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए फ्रेंड्स कि किस मुगल शासक के काल में जो आपका है चित्रकला अपनी चरम अवस्था पर पहुंचा था? तो ये जहांगीर के शासन काल में, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जहांगीर के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर मंसूर हो जाएगा कि जहांगीर के दरबार में पशुओं का चित्र बनाने वाला सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल देखिए, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? लगभग में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1632 ईस्वी में। अगला है ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? चलिए
देखिए क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल वाहनों में, ठीक है, जो अपना कार हो गया, जो भी बस हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, तो उसमें देखिए कौन सा उपकरण लगा होता है जिससे यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है कि आप कितना किलोमीटर की यात्रा किए हैं। तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसे क्या कहता है, ओडोमीटर कहा जाता है, यानी ओडोमीटर से पता चलता है कि आप कितनी दूरी आप तय किए हैं। तो करेक्ट आंसर डी हो गया। 24 नंबर सवाल को देखें कि संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है। 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ILO। देखिए संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करते हैं, तो ILO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ILO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 24 नंबर सवाल का ILO। इसको क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी कर सकते हैं। ILO का फुल फॉर्म देखें तो हिंदी में तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन फ्रेंड्स, इसको अंग्रेजी में करिए कैसा हो जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर सवाल देखिए, वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं। वित्त आयोग में, बहुत अच्छा सवाल है 25 का फ्रेंड्स। तो देखिए वित्त आयोग में कुल 5 व्यक्ति होते हैं फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इसी संबंधित देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं, तो 5 होते हैं। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि वित्त आयोग का गठन मतलब कि जो 5 वर्षों पर किया जाता है वो कितने अनुच्छेद से है, तो देखिए 280 अनुच्छेद है जो आपका वित्त आयोग से संबंधित है। तो अनुच्छेद हो सकता है पूछा जाए, तो सभी पढ़ के जाइएगा तभी अच्छा करके आइएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि वित्त आयोग का जो गठन होता है किस अनुच्छेद के तहत, तो 280 अनुच्छेद के तहत होता है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 5 होते हैं, ठीक फ्रेंड्स। और वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पर किया जाता है, तो आपका 5 वर्ष पर किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। वित्त आयोग का गठन कौन करता है फ्रेंड्स, किसके द्वारा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन क्या होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, देखिए वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, एक क्या होते हैं फ्रेंड्स, अध्यक्ष होते हैं, और 4 सदस्य होते हैं। तो टोटल कितना हो गया कुल, तो 5 हो गया। तो क्वेश्चन देखिए यहीं पर पूछा जा रहा है कि वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं, तो आपका एक अध्यक्ष होता है और 4 होता है जो सदस्य होते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। क्वेश्चन अगर मॉडरेट करना रहेगा तो पूछ देगा फ्रेंड्स कि वित्त आयोग में अध्यक्ष के छोड़कर कितने सदस्य होते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन कुल पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अनुच्छेद 280 ये भी आप जरूर याद रखिएगा, वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स अगला अब सवाल को देखते हैं। 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन संगठन ब्रह्म समाज के विरुद्ध था। ब्रह्म समाज की स्थापना फ्रेंड्स किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किया था। पहले बार मैं बताते रहता हूँ। तो कह रहा है कि संगठन ब्रह्म समाज के विरुद्ध कौन था इसमें, तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर धर्म सभा था जो इसके विरुद्ध था। चलिए अगला 27 नंबर सवाल को देखिए। सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ से होता है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिब्बत से होता है। सतलज नदी तिब्बत के पठार की रकसताल झील, नाम सुने होंगे, रकसताल झील से निकलती है। तो ये भी याद रखिएगा, अगर झील पूछे तो रकसताल हो जाएगा। तो सतलज नदी का उद्गम है तिब्बत के रकसताल झील से आपको निकलती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितना आगे है, तो सभी को पता है फ्रेंड्स, बहुत बार बताए हैं। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो लगभग 5.5 घंटा ना, 5.5 घंटा आगे चलता है। अगर लंदन में आपका 12 बज रहा है फ्रेंड्स, तो इंडिया में कितना बजेगा, तो 5.5 बजेगा, क्योंकि आपका ये 5.5 घंटा आगे चलता है। तो IST हो गया फ्रेंड्स, तो इसका क्या हो गया आपका IST का हो गया, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा फ्रेंड्स। GMT हो गया तो ग्रीनविच मेन टाइम होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो जो आपका भारतीय मानक समय है उससे है जो ग्रीनविच मेन टाइम से कितना आ गया, तो 5.5 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। 29 नंबर सवाल को देखिए। 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। चलिए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का कह रहा है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीबी थी। 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 30 नंबर सवाल को देखिए। एक्वारेजिया
एक ऐसा द्रव मिश्रण है जिसमें किसी भी धातु को घुला सकते हैं। जी हाँ, खास करके सोना को घुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक्वारेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन से आपका कितना इंपॉर्टेंट जीके बन रहा है, 2-3 जीके बन रहा है। देखिए आप इसको देखें, एक्वारेजिया कर रहा है, तो एक्वारेजिया क्या है फ्रेंड्स, तो इसमें मतलब कि ऐसा द्रव मिश्रण जिसमें आपको धातु को क्या घुला सकते हैं। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा धातु है, कौन सा ऐसा मिश्रण है जिसमें आपका धातु सोना वगैरह जो भी घुला सकते हैं। तो एक्वारेजिया, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। अब एक्वारेजिया जो किसका किसका मिश्रण है, इसको याद रखिएगा, ये नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। अब पूछा जा रहा है इसमें दोनों में अनुपात कितना होता है, तो 30 का करेक्ट आंसर 1:3 का होता है। यानी कि जो एक्वारेजिया है उसमें नाइट्रिक एसिड है तो है 1 और हाइड्रोक्लोरिक का अनुपात कितना होता है, 3 होता है, यानी 1:3 में होता है। तो देखिए सभी को याद कर लीजिएगा, जो एक्वारेजिया है उसमें क्या क्या का मिश्रण है, किस किस का, तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक का, और दोनों का अनुपात क्या है, तो 1:3 है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं, तो कम से कम इतना तो बनता है फर्ज फ्रेंड्स कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। 21 नंबर सवाल को देखिए, स्वीडन से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। ठीक है, स्वीडन। 31 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर सभी हो जाएगा। स्वीडन के उत्तर एवं उत्तर पूर्व में फिनलैंड स्थित है, बिल्कुल सही। स्वीडन के पूर्व में बोथानिया की खाड़ी पड़ती है। स्वीडन के पश्चिम में नॉर्वे है। अगला सवाल को देखिए, 32 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके थे। ठीक है, राष्ट्रपति बने थे लेकिन उसके पहले वो उपराष्ट्रपति के पद पर भी कार्य कर चुके थे। तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये पहले उपराष्ट्रपति बने थे, बाद में राष्ट्रपति बने थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन है जो आपका फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति पर कब बने थे, तो 1962, याद कीजिए 1962 से लेकर के 1967 ईस्वी तक ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रपति कब बने थे फ्रेंड्स, तो 67 में फिर बने थे। तो 1962 से 67 उपराष्ट्रपति रहे थे, और उसके बाद में 1967 में फिर ये आपका राष्ट्रपति बने थे, और 67 से बने थे तो फिर कितना कब तक रहे थे फ्रेंड्स, तो ये आपका 69 तक राष्ट्रपति रहे थे। देखिए राष्ट्रपति पद पर रहते डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स, इसलिए आपका देखिए 67 में बने थे और 2 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे, इसमें ऑप्शन दे देगा, जो कि अपने पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी पूरा कार्यकाल राष्ट्रपति का पूरा नहीं किया था। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे फ्रेंड्स, क्योंकि 1967 ईस्वी में जब ये राष्ट्रपति बने तो उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आइसोबार किसे कहते हैं। आइसोबार के नाम सुने होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु संख्या असमान तथा द्रव्यमान संख्या समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। देखिए समस्थानिक और संभारिक आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स, तो भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान है, तो वही हो गया ना, समस्थानिक बोले या आइसोबार बोले एक ही होता है। तो जिसका परमाणु क्रमांक संख्या समान होता है और जिसका परमाणु मास द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं या तो समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल को लेते हैं। 34 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का जो 2 भाई थे वो किए थे, ये भी याद रखिएगा। तो कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था, तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 34 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी संगम वंश था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम संगम राजवंश था। 35 नंबर सवाल को देखिए, मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया था। अकबर ने कश्मीर पर अधिकार कब प्राप्त किया था, तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1586 ईस्वी में किया था। 36 नंबर सवाल को देखिए, 36 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से कॉन्जुगेट, ठीक है, निम्न में से कॉन्जुगेट यानी संयुग्मित प्रोटीन है, यानी कॉन्जुगेट प्रोटीन इनमें से कौन है, तो 36 का करेक्ट आंसर फ्लेवर प्रोटीन हो जाएगा। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए, प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर किस पे काम करता है, तो देखिए दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से होता है। जैसे प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि उसमें है जो फ्रेंड्स उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रेशर कुकर है जो दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान। अब देखिए क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया, पहले पूछा जाता था कि प्रेशर कुकर में खाना क्यों बनता है, अब देखिए पूछ रहा है कि कौन सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यही याद रखिएगा, दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। 38 नंबर सवाल को देखें,
भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, एक क्वेश्चन ये बन गया, भारतीय सेना के किस रेजिमेंट से संबंधित थे। देखिए क्वेश्चन किस तरह से अब धीरे धीरे टफ किया जा रहा है, मॉडरेट किया जाता है। तो 38 का करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, कुमाऊं रेजिमेंट के थे। भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, तो याद रखिएगा सोमनाथ शर्मा थे, जिनको भारत का जो आपको सैन्य क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया था सोमनाथ शर्मा को, ये कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। अगला 39 नंबर सवाल है कि 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला हो, ठीक है, 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया होगा। तो 39 नंबर सवाल है आपका फ्रेंड्स। तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। 39 का जो आपका फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए 3 किलोवाट का प्रयोग किया होगा, ठीक है। 60 वाट का रेडियो 50 घंटा चला तो 3 किलोवाट विद्युत ऊर्जा का उपयोग करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, किसी पिंड का भार क्या ध्रुवों पर अधिक, देखिए क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बार बार घुमा पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो कोई भी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ पर होगा, सबसे कम कहाँ होगा, इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन किस तरह से मॉडरेट किया जाता है। अगर पूछा जाए कि किसी भी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्रुव पर अधिकतम होता है, और सबसे कम कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो आपका विषुवत रेखा पर होता है। यही क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाता है कि कोई भी वस्तु है जो इसको विषुवत रेखा से धीरे धीरे कहाँ ध्रुव की ओर लेके जाएंगे तो क्या होगा, उसका वजन में क्या होगा, वृद्धि होगा। और ध्रुव से कोई वस्तु को अगर विषुवत रेखा की ओर लेके जाएंगे तो क्या होगा, उसका वजन में कम होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कह रहा है किसी पिंड का भार है जो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है, और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला सवाल को देखिए, 41 नंबर सवाल, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो क्या होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। वेग जब दुगना करिएगा किसी पिंड को तो क्या होगा, उसका संवेग हो जाएगा जो दुगना हो जाएगा। किसी पिंड का वेग दुगना किया जाए तो उसका संवेग होता है जो दुगना हो जाता है। अगला है आपका फ्रेंड्स देखिए, 0.1 मीटर फोकस दूरी वाले कांच के समोत्तल लेंस को मुख्य अक्ष के लंबरूप तल द्वारा 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है। इस प्रकार बने नए लेंसों की फोकस दूरियां का अनुपात क्या होगा। 42 का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आएगा 1:1। 43 नंबर सवाल को देखिए, बक्करवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है। बक्करवाल, 43 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका भेड़ का किस्म, याद रखिएगा। बकरवाल है जो आपका किसका है फ्रेंड्स, तो भेड़ का है। चलिए तो 43 का हो गया फ्रेंड्स। 44 नंबर सवाल को देखिए, क्रांति निम्न में से किस फसल की किस्म है, ठीक है। क्रांति, देखिए क्रांति है जो किसकी है, तो 44 का हो जाएगा सरसों का। याद रखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका क्रांति है ये आपका किस फसल का किस्म है, तो आपका सरसों का करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर सवाल के देखिए क्या दर्शा रहा है फ्रेंड्स इसका। 45 नंबर सवाल में उपयुक्त ग्राफ में क्या दर्शा रहा है। चलिए तो इसमें देखिए आपका क्या दर्शा रहा है 45 का करेक्ट आंसर। तो देखिए इसमें आपका वेग है मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर 0 समय है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें क्या है, यानी इसमें आपका जो एक्सेलरेशन है जो क्या दर्शा रहा है फ्रेंड्स, 0 दिखा रहा है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ग्राफ से यही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि इसका जो त्वरण है जो क्या है आपका 0 है। चलिए 46 नंबर सवाल को देखिए। 46 नंबर सवाल आपका है कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन क्या होता है। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ताप के बढ़ने से बढ़ता है। 47 नंबर सवाल को देखें कि कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में कुल कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं कैल्शियम का। चलिए गेस कीजिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 47 नंबर सवाल का। तो देखिए फ्रेंड्स कैल्शियम का सबसे पहले हम लोग परमाणु संख्या, आप लोग सभी लोग हैं जो फ्रेंड्स कम से कम तो 50 तक तो मिनिमम कम से कम आपको परमाणु क्रमांक संख्या सबको याद रखना होगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 20 होता है, ठीक है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, फिर कितना 8 आएगा, फिर 8 आएगा, लास्ट में कितना आएगा 2 आएगा। तो देखिए बाहरी कक्षा में कितना हो जाता है उपस्थित, 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से देखिए पकड़ सकते हैं। अब देखिए डायरेक्ट इसको तो याद नहीं रख सकते फ्रेंड्स, तो कम से कम इसका जो आपका देखिए सारा कॉन्सेप्ट रहेगा कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, 8 2 10 हो गया, फिर तीसरा में भी 8 हो गया, और लास्ट में कितना हो गया, बच गया 2। तो यही ना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 47 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर सवाल को देखें
कि यदि एक स्पीसीज में 16 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन तथा 16 न्यूट्रॉन उपस्थित है तब इस स्पीसीज का प्रतीक आवेशित है। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा, ठीक है, H2 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं। पौधे, हिरन, शेर, उपयुक्त खाद्य श्रृंखला में शेर को कितना ऊर्जा प्राप्त होगा यदि पौधा के ऊपर ऊर्जा का इतना जूल पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 49 नंबर सवाल का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए जो खाद्य श्रृंखला होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि 10% ऊर्जा है जो जब किसी में स्थानांतरण होता है तो घटते जाता है, ठीक है, क्या होता है, घटते जाता है। तो देखिए पौधा में कितना आपका है, इतना जूल है आपका 20,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। पौधा में 20,000 है, तो इसके पास जब हिरन के पास ये खाएगा पौधा को तो इसमें इसका 10% लेस हो जाएगा। इसका 10% लेस करिएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 शून्य से आपका 2 शून्य हो जाएगा, ठीक है, तो बच गया कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 2,000 आ जाएगा, ठीक है। अब 2,000 आ जाएगा फ्रेंड्स, अब 2,000 से फिर आपका उसका 10% लेस करिएगा, कितना 2,000 है तो इसका फिर कितना करेगा 10% इसका भी लेस करिएगा, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कर जाएगा, तो 20 दही का कितना हो गया 200। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, देखिए किस तरह से इसमें है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। इसमें है जो एक क्या नाम था उनका फ्रेंड्स, लिंडमान के अनुसार, ठीक है फ्रेंड्स, एक लिंडमान थे, तो लिंडमान के अनुसार खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर 10% ऊर्जा स्थानांतरित होता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका पौधा है, तो पौधा है यहाँ फ्रेंड्स, तो पौधा है यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल सही, तो यहाँ पर पौधा है, तो पौधा के पास कितना है आपका 2,000 है ना, तो 2,000 है फ्रेंड्स, तो इसका 2,000 का 10% इसमें क्या होगा, स्थानांतरण होगा, इस तरह से, ठीक है। तो 2,000 का आपका 10% जब स्थानांतरण होगा तो 2,000 का 10% कितना होता है, इस तरह से निकालें, 10% तो कट गया, यानी 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, जी हाँ बिल्कुल, तो कितना हो जाता है आपका 2,000 होता है, ठीक है। जब इसका 10% होगा तो कितना हो जाएगा ये आपका 2,000 आएगा, और 2,000 का फिर आप 10% करिएगा फ्रेंड्स, तो 2,000 का 10% कितना आता है, जी हाँ बिल्कुल 200, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, आपका यही 200 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि खाद्य श्रृंखला में आपका जो 10% का स्थानांतरित होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर 2,000 है तो, ठीक है। चलिए 50 नंबर सवाल, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि किसके अनुसार खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो यही हो जाएगा फ्रेंड्स आपका लिंडमान, याद रखिएगा, लिंडमान के अनुसार ये 10% ऊर्जा स्थानांतरित होता है, ठीक है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल 50 नंबर सवाल को देखें। कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं। 50 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, कह रहा है फ्रेंड्स कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो आपका 50 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, क्या है कभी कभी वीडियो बनाते समय माइंड इधर उधर जाता है, तो कोई क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मतलब कि गलत हो जाता है, गलती हो जाती है कभी कभी फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कहीं कहीं पर मिस्टेक होता है। ऐसे तो मैं पूरा चेक करके करता हूँ फ्रेंड्स की ताकि गलत ना हो, और कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि आंसर शीट में और क्वेश्चन में भी, बुक में भी आंसर गलत दिया हो रहता है, अगर नहीं ध्यान देते हैं तो कभी कभी मिस्टेक होता है। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स आप लोग जरूर हमें कॉमेंट करके बताइएगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। तो 50 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिशर ट्राप्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फिशर ट्राप्स प्रक्रम कहते हैं। 51 नंबर सवाल को देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना निम्न में से किस देश के सहयोग से हुआ था। और पुनः मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, अब देखिए मान लिया कि भिलाई के बारे में आपको पूछ दिया जाता है, तो कोई जरूर नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको भिलाई के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो आपको दूसरा नहीं पूछा, हो सकता है बोकारो के बारे में पूछ दिया जाए, ठीक है।
उसके ने तो राउरकेला के बारे में पूछ दिया जाए, तो तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तभी ना क्वेश्चन पकड़ में आएगा। तो 51 नंबर सवाल का कह रहा है, तीनों को मैं ट्रिक से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र, और एक हो गया बोकारो, ठीक है फ्रेंड्स, बोकारो, और एक हो गया क्या, राउरकेला, एक हो गया दुर्गापुर हो गया, ठीक है, चारों का। तो देखिए, दुर्गापुर जो आपका इस्पात संयंत्र है किसके स्थापना से हुआ था, तो दुर्गा जी कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से आए थे, ट्रिक से याद रखिएगा। तो दुर्गापुर जब भी आपका पूछा जाएगा कि दुर्गापुर की स्थापना कहाँ के देश से हुआ, किस देश के सहयोग से, तो आप याद रखिएगा दुर्गापुर कहाँ से, तो दुर्गा जी कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से आए थे, यानी ब्रिटेन की सहायता से आपका दुर्गापुर की स्थापना हुआ था। अब दूसरा पूछेगा फ्रेंड्स राउरकेला, ठीक है, राउरकेला आपका जो इस्पात संयंत्र है, तो राउरकेला, राउरकेला में से हम लोग केला शब्द को निकालते हैं, ठीक है, केला हम याद करते हैं कि कहाँ से आया था, तो जर्मनी से आया था। अब तो दो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पूछेगा कि दुर्गापुर किसके सहयोग से हुआ था, किस देश के, तो दुर्गा जी कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से ना, तो अब हमेशा याद रहेगा। राउरकेला कहेगा तो केला, यानी केला कहाँ से लाए थे, तो जर्मनी से आया था। तो दो का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। तो बच गया कौन सी, आपका कौन सा बच गया, आपका बोकारो और भिलाई बच गया। तो जब दुर्गा जी ब्रिटेन से आए और केला को जर्मनी से लाएं, तो बोकारो और भिलाई क्या हो गया, रूस गया, नाराज हो गया, रूस कहते हैं ना फ्रेंड्स, यानी रूठ गया। तो अब हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर कि भिलाई और बोकारो है जो आपका रूस देश की, यानी पूर्व सोवियत संघ रूस के सहायता से हुआ था, भिलाई और बोकारो, और दुर्गापुर ब्रिटेन से और राउरकेला जर्मनी से। अब देखिए फ्रेंड्स, चारों कॉन्सेप्ट का जब क्लियर रखिएगा कॉन्सेप्ट, तभी एग्जाम में क्वेश्चन को आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ फ्रेंड्स उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है। 52 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक गोवा राज्य में पड़ता है। अगला 53 नंबर सवाल को देखिए कि सरस्वती सम्मान से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। तो 53 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ही बड़ा है, सरस्वती सम्मान है ना, तो 53 का जो हो जाएगा 1 2 3 सभी हो जाएगा, ठीक है, पूरा इसको मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग याद कर लिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह पुरस्कार भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में से गद्य या पद्य उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया जाता है। अब देखिए, भारतीय संविधान के जो 22 भाषा है कौन सा अनुसूची में रखा गया, तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान के बारे में उसमें आपका वर्णित है कि जो इस भाषा है उसमें गद्य पद में जो उत्कृष्ट रचना करता है उसके लिए दिया जाता है। यह वार्षिक पुरस्कार है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी साल भर में आपको वार्षिक दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। अब देखिए फ्रेंड्स, सरस्वती सम्मान के बारे में, तो सरस्वती सम्मान है जो आपका भाषा में फ्रेंड्स जो 22 भाषा उसमें गद्य पद में जो अच्छा लिखते हैं उसके लिए दिया जाता है। यह है जो वार्षिक पुरस्कार है, ये भी पूछा जा सकता है। इस सम्मान को किसने शुरू किया था, इसका स्थापना किसने किया था, तो बिरला फाउंडेशन ने किया था। या तो पूछा जाए सरस्वती सम्मान का शुरुआत कब से हुआ था, तो 1991 से हुआ था। जैसे कैसे पूछा जाता है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। राजीव गांधी पुरस्कार खेल रत्न का पुरस्कार कब हुआ था, तो 1991-92 में शुरू हुआ था। उसी तरह से ये भी पूछा जा सकता है सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुआ था, तो 1991 से हुआ था। तो ये सभी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। 54 नंबर सवाल को देखें, तीजन बाई निम्न में से किस लोक गायन से संबंधित है, 54 का। तो 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंडवानी से हो जाएगा, ठीक है। 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पंडवानी से, तीजन बाई पंडवानी लोक गायन से संबंधित है, याद रखिएगा, ये लोक गायन करते हैं तीजन बाई, तो पंडवानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। वर्ष 2006 में कौन सी योजना शुरू की गई थी फ्रेंड्स, तो 55 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2016 में शुरू की गई थी। देखिए फ्रेंड्स, ये पहले इसका क्या था फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, नरेगा कहते थे, ठीक है, इसको नरेगा कहते थे, नरेगा इसको कहते थे। बाद में इसको इसमें मनरेगा इसका नाम बदल करके कर दिया गया। तो पहले थे जो आपको नरेगा था फ्रेंड्स, उसके बाद में जो आपका 2 अक्टूबर 2009 से, ठीक है, याद रखिएगा कितना, 2 अक्टूबर जो गांधी जी का आपका जन्मदिन है, जयंती है, तो 2 अक्टूबर 2009 पहले नरेगा था, 2009
इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो नरेगा था, पहले नरेगा था, उसका मनरेगा कब, उसका नाम बदल कर मनरेगा कब कर दिया गया? तो 2 अक्टूबर, कितना याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा को क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि एक प्रधानमंत्री जनधन योजना जो शुरू किया गया था फ्रेंड्स, उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुरुआत आपको याद रखिएगा 28 अगस्त, कितना, 28 अगस्त 2014 से शुरू हुआ था, ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आपका जो जनधन योजना है उसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 से हुआ था, ये याद रखिएगा। 55 नंबर सवाल हो गया फ्रेंड्स। 56 का भी करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स। यह क्या था? 2000 वर्ष में शुरू की गई थी, तो आपका ही ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर, सालबाई की संधि निम्न में से किनके बीच में हुई थी? देखिए ये भी क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी, सालबाई की संधि कब हुआ था ये भी मैं बताया था। तो सालबाई की संधि जो किनके किनके बीच में हुई थी, तो 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज और मराठा के बीच में हुआ था। ठीक है, अंग्रेज और मराठा के बीच में ये आपका सालबाई की संधि हुई थी। सालबाई की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स? तो ये भी मैं बहुत बार पढ़ाया हूँ, 1782 ईस्वी में। एक मैं स्पेशल वीडियो डाला था युद्ध से संबंधित, उसमें मैं बताया था। तो सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और मराठा के बीच में। याद कीजिए फ्रेंड्स, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो आपका 1775 से लेकर के 82 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और मराठा के बीच में हुआ था, तो 75 से 82 तक चला था, और इस युद्ध की समाप्ति यही सालबाई की संधि से हुई थी। तो वही पूछा जा रहा है सालबाई की संधि कब किनके बीच हुई थी? तो अंग्रेज और मराठा के बीच में 1782 ईस्वी में। 57 नंबर, त्रिपिटक निम्नांकित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। त्रिपिटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं फ्रेंड्स? तो विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम पिटक। ठीक है, पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम पिटक आते हैं, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल को देखते हैं। 58 नंबर सवाल आपका है, राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है? जो राज्य का महाधिवक्ता होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न होता है। ठीक है, यानी कि जब तक ये चाहेंगे, तो राज्य के जो महाधिवक्ता है उसी पे डिपेंड करता है। और किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। 59 नंबर सवाल का, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, इसका जो प्रथम बैठक हुआ था, देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 का हुआ था, ये याद रखिएगा। तो जो प्रथम बैठक हुआ था फ्रेंड्स, उसको 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो याद रखिएगा, संविधान सभा का पहला बैठक अगर पूछे तो 9 दिसंबर 1946 का हुआ था, लेकिन पूछा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बनाया गया था। अब 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ था फ्रेंड्स, जो प्रथम बैठक हुआ था उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा, आप लोग नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और उसकी अध्यक्षता भी उस बैठक की यही किए थे। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स, देखिए कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था उसमें उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और यहाँ क्वेश्चन फिर पूछ दिया कि डॉक्टर राजेंद्र को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो ये 2 दिन बाद। 60 नंबर सवाल, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? चलिए 60 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर, जो मूल संविधान थी उसमें टोटल अनुसूचियां कितनी फ्रेंड्स थी? तो 8 ही थी, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो टोटली कितना है? 12 हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में आपको अनुसूचियों की संख्या कितना है? तो टोटल 12 है, और आपका मूल संविधान में कुल अनुसूची कितनी थी? तो आपका 8 थी। तो 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और मूल संविधान में कितना है? तो आपका 12 है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 61 नंबर सवाल को देखते हैं कि सिरक्को स्थानीय पवन निम्न में से कहाँ चलती है? अब देखिए सिरक्को हो गया फ्रेंड्स, सिरक्को हो गया, फिर आपका चिनूक हो गया,
तो यही तो मैं कहता हूँ फ्रेंड्स कि सब जब तक नई कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स, कोई चांस नहीं है कि आप एग्जाम में बढ़िया करके पाइएगा। अब मान लिया हम सिरको आपको आज पढ़ा दिए, हो सकता है पूछ दिया आपको चिनूक के बारे में, तो क्या कीजिएगा, तो सभी को याद करना होगा, इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी होगी और लंबे समय से इसकी प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए कन्फ्यूजन में नहीं रहेगा फ्रेंड्स, कि बहुत सारे चैनल वाले कहते हैं फ्रेंड्स कि बिल्कुल यही प्रश्न आएगा एग्जाम में, ये सब गलत अवधारणा है फ्रेंड्स। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि यही क्वेश्चन 100% यही आने वाला है, यही टॉपिक से यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही आने वाला है। मैं आपको सही सही बताता हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तभी एग्जाम में अच्छा कर के आइएगा। तो 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। सहारा रेगिस्तान में भूमध्य सागर की ओर सिरक्को स्थानीय पवन चलता है। अब मैं चिनूक का बात किए फ्रेंड्स, तो चिनूक भी है जो आपका स्थानीय पवन है। तो देखिए, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलने वाले स्थानीय पवन को चिनूक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है। रॉकी पर्वत कहाँ है फ्रेंड्स, तो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, आप लोग याद रखिएगा। तो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत पर जो चलता है उसे चिनूक कहते हैं। ये सिरक्को कहाँ चलता है, तो सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलता है। 62 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से किस विद्वान का यह मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है फ्रेंड्स, स्वामी दयानंद सरस्वती का यह मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, तो आपका तिब्बत था। 63 नंबर सवाल को देखिए, शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है। चलिए, शिल्प वेद 63 नंबर सवाल का, 63 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद का। अथर्ववेद जो जादू टोना मंत्र अंत्र तंत्र जो भी है वशीकरण इसी संबंधित वेद है। संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। गद्य और पद में यजुर्वेद है। ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है। अगला सवाल को देखिए, 64 नंबर सवाल, बाबा रामचंद्र निम्न में से किस संगठन के प्रमुख संस्थापक सदस्य थे। 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो अवध किसान सभा के थे बाबा रामचंद्र। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 65 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है। 65 का गेस कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोंट ब्लैक है जो आपका ज्वालामुखी नहीं है। मोंट ब्लैक है जो ज्वालामुखी नहीं है फ्रेंड्स, ये क्या है, तो गोल्ड रोलर बॉल पेन का एक ब्रांड का नाम है मोंट ब्लैक, ना कि आपका लग रहा है जैसा, लेकिन वो ज्वालामुखी नहीं है। बाकी देखिए, माउंट एटना है जो आपका ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी भी है, माउंट वेसुवियस है जो आपका, ये सब ज्वालामुखी है। ये मोंट ब्लैक क्या है फ्रेंड्स, तो ये क्या है बताया मैंने अभी कि मोंट ब्लैक है जो क्लासिक गोल्ड रोलर बॉल पेन का एक ब्रांड का नाम है। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं, राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। 66 नंबर सवाल का, 66 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राज्य के चिन्ह को अपनाया गया, अशोक चक्र को। ठीक है, वो भी याद रखिएगा। अगर ये राष्ट्रगान को कहेगा तो 24 जनवरी 1950 को, और लेकिन पूछ देगा फ्रेंड्स का अशोक चक्र जो राजकीय चिन्ह है उसको कब अपनाया था, तो जिस दिन आपका भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, रायसीना हिल कहाँ स्थित है। 67 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, रायसीना हिल। ठीक है, 67 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, 68 नंबर सवाल को देखते हैं कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर निम्न में से कौन बना था। प्रथम बार पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था, तो 68 का करेक्ट आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है जो आपका पुर्तगाली भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बना था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो चलिए फ्रेंड्स गेस कर लीजिए, तो गुरु गोविंद सिंह जो सिख के 10वें गुरु थे, इनका जन्म पटना में हुआ था फ्रेंड्स, इन्होंने ही आपका खालसा पंथ की स्थापना किया था। 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान शेषनाग झील है। शेषनाग झील से कौन सा नदी निकलता है। 70 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, गेस कीजिए, 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झेलम। ठीक है फ्रेंड्स, किस नदी का उद्गम स्थान शेषनाग झील है, तो झेलम नदी का उद्गम स्थान शेषनाग झील है। ठीक है फ्रेंड्स, 71 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो आपका ग्वालियर जो पड़ता है चंबल नदी के किनारे स्थित शहर है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये आपका जो ग्वालियर है जो आपका फ्रेंड्स हो जाएगा ना, कौन सा शहर चंबल नदी किनारे स्थित है, तो ग्वालियर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, बड़ोदरा शहर, आप लोग को पता होगा
बड़ोदरा शहर है जो विश्वामित्र नदी के तट पर अवस्थित है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसी तरह से अजमेर, देखिए मैं 2-4 बताता हूँ, सबको याद रखिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा जो जो याद आ रहा है। तो देखिए आपका ग्वालियर है जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। सूरत है जो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स। बड़ोदरा शहर है जो विश्वामित्र नदी के किनारे स्थित है। अजमेर शहर है जो लूनी नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन शहर है जो आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर है जो आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। विदिशा शहर है जो फ्रेंड्स आपका बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो सभी का क्लियर हो गया फ्रेंड्स। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। जबलपुर है जो आपका नर्मदा नदी के तट पर है। विदिशा है जो फ्रेंड्स आपका बेतवा नदी पर है। ग्वालियर है जो चंबल नदी पर है। अजमेर है जो लूनी नदी पर है। बड़ोदरा है जो आपका विश्वामित्र नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए सभी जब कॉन्सेप्ट याद रखेगा तभी पकड़ पाइएगा। हो सकता है उज्जैन का पूछ दे, जबलपुर का पूछ दे। 72 नंबर सवाल, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? एक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए, ये बार बार रिपीट होता है, अच्छा सवाल भी है। तो देखिए अनुच्छेद 133 के तहत है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 नंबर सवाल देखिए, इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पवन की अपर्दन क्रिया से होता है। 73 का इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? 73 का करेक्ट आंसर पवन की अपर्दन क्रिया से होगा। 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 नंबर सवाल को देखिए, क्षोभ मंडल का सर्वाधिक विस्तार निम्न में से किसके सामने होता है? 74 का देखिए फ्रेंड्स, आजकल क्वेश्चन मॉडरेट किया जाता था। देखिए बहुत जगह आप देखिएगा कि बारिश कहता है बिजली का चमकना, बादल का गरजना, ठीक है, बादल गरजना, बिजली का कड़कना या चमकना, बादल गरजना, बारिश जो होती है, आंधी तूफान, मौसम, ये सब घटनाएं कहाँ घटती है? ये सभी क्षोभ मंडल में होता है। अब आजकल क्या करता है फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल न दे करके आपका ट्रोपोस्फेयर दे देगा। क्या कीजिएगा, जब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, सभी मिसोफेयर, ये सब नहीं याद रखिएगा फ्रेंड्स तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए सबका याद रखिएगा। तो क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। समताप मंडल का स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। अब बहिर्मंडल को एक्जिसोफेयर कहते हैं। आयनोस्फेयर कहते हैं फ्रेंड्स आपका आयन मंडल को। तो सभी का अंग्रेजी भी आपको याद करना पड़ेगा तभी आप पकड़ सकते हैं। तो देखिए क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर का सर्वाधिक विस्तार निम्न में से किसके सामने होता है? अच्छा सवाल है। ये विषुवत रेखा के सामने इसका सबसे अधिक विस्तार होता है और यही ट्रोपोस्फेयर में ही आपका बिजली, बादल चमकना, गरजना सब इसी में होता है। 75 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी सीमा निम्न में से कौन है? 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सबसे पश्चिमी सीमा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुतकांगडेर हो जाएगा, ठीक है, सुतकांगेडोर इसका करेक्ट आंसर होगा 75 का सी। 76 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 76 नंबर सवाल है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्यामा जी कृष्णा वर्मा द्वारा किया गया था। 76 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 77 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 77 नंबर सवाल आपका है, राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके निर्वाचन का कार्य करता है? 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं का। राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके निर्वाचन का कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर सी 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल को देखें कि निम्न में से कौन लोक नृत्य मिजोरम का है? 78 का, तो 78 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा चेराव। चेराव है जो आपका मिजोरम का लोक नृत्य है। 79 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है? तो 79 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जीएसटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आपका पूछ दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है? तो जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। मैथ का जो सवाल था 20 उसको मैं इसमें इंक्लूड नहीं किया हूँ। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में संदर्भित किया गया है? चलिए बहुत अच्छा सवाल, 80 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 112, ठीक है। क्या कह रहा है, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में संदर्भित किया गया? तो अनुच्छेद 112 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करिए, जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं फ्रेंड्स तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दिया करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।